हेलो, मैं रोहित कुमार G&R कॉलेज से। आज हम भारतीय इतिहास के विषय में बात करेंगे। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो स्टडी के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारतीय इतिहास। ये स्टडी के आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें प्राप्त एविडेंस या प्राप्त स्रोत के आधार पर भी भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम पाषाण काल के विषय में बात करेंगे। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल अर्थात ऐसा काल जिसमें मनुष्य द्वारा औजार के रूप में पत्थरों का प्रयोग सीधे सीधे प्रकृति से मिले हुए रूप में ही किया जाता था। इस काल का समय अज्ञात से लेकर, यानी ऐसा अज्ञात काल से लेकर जहाँ जिसकी जानकारी हमको नहीं है, उस काल से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक के काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल का समय 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल की जानकारी हमको उस काल के मनुष्य द्वारा प्रयोग किए गए औजारों के से मिलती है। नवपाषाण काल ऐसा काल जिसका समय 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक है, उस काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण काल में मनुष्य ने 2 पत्थरों को आपस में जोड़कर उसको औजार के रूप में प्रयोग किया। पाषाण काल के विषय में हमें कोई लिखित जानकारी कहीं से प्राप्त नहीं होती। पाषाण काल के विषय में केवल हम गुफाओं में बने हुए चित्र या उस काल के मिले हुए औजारों के द्वारा ही हम उसकी जानकारी लेते हैं। अगर बात करें हम आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिस काल की जानकारी हमको लिखित रूप में तो मिलती है, परंतु उस लिपि या उस भाषा को अभी हम पूरी तरीके से पढ़ने में असमर्थ हैं, यानी हम उस भाषा या उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक है। दूसरा है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और जिसके एविडेंस हमको आज भी भारत और पाकिस्तान में मिलते हैं। ये सिंधु नदी के आसपास इस सभ्यता का उदय हुआ था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रथम अवशेष हमको प्राप्त हुए थे वो हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, तो वैदिक सभ्यता को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसमें वेदों की रचना हुई। अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, बाकी 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है और इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल की, ऐतिहासिक काल में हमें जानकारी उसके लिखित अवशेषों से प्राप्त होती है, यानी ऐतिहासिक काल के विषय में हमको जानकारी लिखित रूप में प्राप्त होती है और जिसको हम पढ़ने में भी सफल रहे हैं। ऐतिहासिक काल को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास।
अगर हम बात करें प्राचीन भारत का इतिहास तो ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक के समय को प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है, जबकि 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक के समय को मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा जाता है। और आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से लेकर 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक के समय को आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता है। अगर हम बात करें प्राचीन भारत के इतिहास की तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमको महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर यानी मौर्यों के बाद का समय जिसमें आपके शुंग, कण्व आदि वंश आते हैं, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल, इनके विषय में हमको जानकारी मिलती है। भारतीय इतिहास यानी प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हमको महाजनपद काल पढ़ना पड़ेगा, मगध साम्राज्य के मगध का उदय कैसे हुआ, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य, उसके बाद मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। अगर हम बात करें महाजनपद काल की तो प्राचीन भारतीय इतिहास में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक महाजनपद मगध को माना जाता है। इन 16 महाजनपदों में मगध का विस्तार सबसे ज़्यादा रहा और इस मगध साम्राज्य के उदय में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश में अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक के विषय में जानकारी हमको मौर्य साम्राज्य से मिलती है। इसके बाद मौर्य वंश के समाप्ति के बाद के काल को हम मौर्योत्तर काल कहते हैं, जिसका समय 184 ईस्वी से लेकर 1313 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य, जिसमें हम चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त आदि राजाओं के विषय में पढ़ेंगे, उसको या उसकी जानकारी हमको मिलती है, उसको हम गुप्त साम्राज्य कहते हैं। अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत के इतिहास की तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी 2 पार्टों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास और उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के काल को पूर्व मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, जिसमें हमें उत्तर भारत में राजपूत, पाल और गुज्जर प्रतिहार आदि वंश के विषय में जानकारी मिलती है, जबकि दक्कन क्षेत्र की बात करें तो चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट वंश के विषय में हमको जानकारी मिलती है। अगर वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के 3 प्रमुख वंश थे, चेल, पांडे, चोल और शाही चोल। इनकी जानकारी हमको पूर्व मध्यकालीन इतिहास में मिलती है, जिसका समय 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। अब बात करें उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की तो इसका समय 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक माना जाता है, जिसमें उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत वही जिसमें आप पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी आदि के विषय में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, दिल्ली सल्तनत। इसके बाद मुगल के बाद चौहान आदि राजाओं आदि वंश के विषय में जानकारी हमको उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के उत्तर क्षेत्र से हमको मिलती है। अगर वहीं बात करें दक्कन क्षेत्र की तो उसमें विजयनगर और बहामनी राज्य के विषय में हमको जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में चेल, देवगिरी के यादव, काकतीय आदि राजाओं के विषय में जानकारी हमको दक्षिण भारत से मिलती है। अगर हम बात करें आधुनिक भारत का इतिहास तो आधुनिक भारत का इतिहास औरंगजेब की मृत्यु होने के समय से शुरू होता है और भारत की आज़ादी तक के समय को आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता है, जिसमें हम यूरोपीय कंपनियों के भारत का आगमन और किस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय
भारतीय शासन व्यवस्था में इंटरफेयर हस्तक्षेप करके उसको अपने कंट्रोल में लिया और किस प्रकार से उन्होंने भारत पर अपना कब्जा जमाया या कह सकते हो अपनी शासन व्यवस्था को उन्होंने बनाया। इस चीज़ के विषय में जानकारी हमको आधुनिक भारत के इतिहास में मिलती है। अगर हम बात करें भारतीय